हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आर ओ री एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की इस क्लास में सभी जो है अच्छे पर्सन हैं। यहाँ से आपको 3 से 4 पर्सन एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल आर ओ पैटर्न पर आधारित ही ये पर्सन है और क्लास में 38 मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है ये। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 2011 की जनगणना के आधार पर भारत में न्यूनतम यौन अनुपात जिस केंद्र शासित प्रदेश में पाया जाता है वह है। न्यूनतम यौन अनुपात चंडीगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन सी राइट आंसर है, दमन एवं दीव में। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बुर्जे होम से। बुर्जे होम ये किस जगह पर है? तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के पास ये स्थल है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अयोध्या के राम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यह मंदिर नागर शैली में निर्मित है। यह मंदिर सरयू नदी पर स्थित है। तो आंसर आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। बी यहाँ पर राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है। अयोध्या के राम मंदिर के संदर्भ में ये नागर शैली में निर्मित है और सरयू नदी पर है, ये हम सभी जानते हैं। शैली जो है 3 प्रकार की होती है। उत्तरी भारत में नागर शैली का प्रयोग होता है और जी दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का प्रयोग किया जाता है और मध्य भारत में बेसर शैली का प्रयोग किया जाता है। नागर शैली और द्रविड़ शैली का सम्मिलित रूप होता है बेसर शैली। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 4, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। चित्रकारी और राज्य। चित्रकारी और राज्य से संबंधित प्रश्न आरओ की परीक्षा में आपने देखा होगा, तो उसी पैटर्न पर कुछ प्रश्न इस क्लास में शामिल किए गए हैं, तो आप आंसर लगाने की कोशिश कीजिएगा। कलमकारी, चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है आंध्र प्रदेश से। 1 का 4 आएगा। कोहबर झारखंड राज्य की चित्रकारी है। फड़ यह राजस्थान राज्य की चित्रकारी है। वारली चित्रकारी ये महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो देख लीजिए यहाँ पर 4 2 3 1, 4 2 3 1 इस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो बी प्रश्न का राइट आंसर है। जरूर याद रखेंगे, हो सके तो इसको नोट अवश्य कर लीजिएगा। सभी लेटेस्ट चित्रकारी हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, कजरी लोकगीत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में पाए जाने वाला एक लोकगीत है। कजरी लोकगीत। इसमें भाद्र के द्वितीय पक्ष में तीसरे दिन महिलाएं एक अर्धगोलाकार में नृत्य करती हुई पूरी रात गुजरती हैं। बड़ी अच्छी लाइन है ये। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2 वाला कथन सही है, तो डी राइट आंसर है। कजरी आप सभी जानते हो कि ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर, यहाँ पर आएगा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर का प्रसिद्ध लोक गीत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 1962 को स्वायत्तशासी संस्था के रूप में की गई थी। यह वाराणसी में स्थित है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो ललित कला अकादमी से भी प्रश्न जो परीक्षा में बना था, ये बिल्कुल भी गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल फर्स्ट वाला सही है। राज्य ललित कला अकादमी वाराणसी में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये लखनऊ जिले में है। लखनऊ जिले में है और इसकी स्थापना 1962 में की गई थी।
एक अच्छा टेस्ट है ये, पूरा वॉच कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना है आपको अपने दोस्तों में। प्रश्न नंबर 7, मई 2024 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा स्मार्ट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। स्मार्ट है एक, देखिए बताना है कि स्मार्ट एक क्या है, टारपीडो है या फिर मल्टी बैरल लॉन्चर है, ड्रोन है या टैंक है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, टारपीडो। चलिए प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट, मई 2024 में किस देश में स्थित ईबू ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया, फिलीपींस, इक्वाडोर, चिली। तो मई 2024 की करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। ईबू ज्वालामुखी स्थित है इंडोनेशिया में, ये यहाँ पर सही आंसर है। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक पर्व राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र से सही सुमेलित नहीं है। पर्व से संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया था, ये टॉपिक आपको कवर कर लेना है। नागालैंड में हॉर्नबिल पर्व, तो ये प्रश्न में आया था, सही है। मणिपुर दिया गया है, संघाई पर्व, कर्नाटक दिया गया है राजहंस पर्व और लद्दाख दिया गया है हेमिस पर्व। तो पहले वाला कंफर्म है ये वाला, और हेमिस पर्व भी जानते हैं, हेमिस पर्व भी जानते हैं कि ये लद्दाख में ही है। अब आपको आंसर लगाना है कि बी और सी में से कौन सा विकल्प सही हो सकता है। यदि आपने सी विकल्प चुना है तो बिल्कुल सही चुना है, क्योंकि राजहंस पर्व कर्नाटक राज्य संबंधित नहीं है, यह संबंधित है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश राज्य का यह पर्व है। बड़ा ही अच्छा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, उचित पॉइंट लगने पर आपको नोट कर लेना है। प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में माकाबूचा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया। थाईलैंड, नेपाल, भारत, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विकल्प, थाईलैंड। माकाबूचा समारोह किससे संबंधित है ये, तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित समारोह था जो कि थाईलैंड में आयोजित किया गया। प्रश्न नंबर देखते हैं 11, निम्नलिखित ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम काल क्रम अनुसार संयोजित कर नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। नागभट्ट सेकंड दिया गया है, महिपाल दिया गया है, महेंद्रपाल और वत्सराज। घटना चक्र से प्रश्न मैंने शामिल किया है, यदि आपने लगा ली है बुक तो ये गलत नहीं होना है। और मैंने बताया था भी आपको कि क्रम के अनुसार जो सन लगातार मेंशन है उन वाले क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। परीक्षा में 2 से 3 प्रश्न आए थे। यदि आपने इस विकल्प का ऑप्शन बी चुना है तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पहले आएगा वत्सराज, फिर आएगा नागभट्ट सेकंड, फिर आएगा आपका महेंद्रपाल और लास्ट में आएगा महिपाल। तो यहाँ पर सही आंसर है। यदि मैं इसके यहाँ पर सन मेंशन कर दूँ तो आपको पता लग जाएगा कि ये सभी बिल्कुल थोड़े से डिफरेंस पे ही क्रम में ही है। वत्सराज जो उनका कार्यकाल था वो था 775 से 800 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। उसके बाद नागभट्ट सेकंड, इनका शासनकाल था 800 से 833 ईस्वी तक। फिर आइए महेंद्रपाल पर, महेंद्रपाल ने 885 से लेकर के 910 ईस्वी तक शासन किया और महिपाल ने 912 से 944 ईस्वी तक जो है शासन किया था। तो कैसे भी कर लीजिए, ट्रिक बना लीजिए, चाहे इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि ये प्लस पॉइंट में आपके लिए फ़ायदे बन रहेंगे। तो याद रखेंगे वत्सराज, राज, नाग। चलिए प्रश्न नंबर लगा लीजिए 12, निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ब्रह्मांड से संबंधित। यहाँ पर दिया गया है इन सभी को आकार के अनुसार लगाना है घटते क्रम में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सबसे पहले आएगा बृहस्पति, उसके बाद में शनि, फिर आएगा वरुण और यह आएगा लास्ट में पृथ्वी। तो आकार के अनुसार जो है इनका ये घटता क्रम है। आप सभी जानते होंगे कि 8 ग्रह होते हैं। 8 ग्रह में बाद के जो 4 ग्रह होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये पहले आते हैं। और आकार में 5वां बड़ा ग्रह होता है
पृथ्वी हमारा। बाद के 4 ग्रहों को थोड़ा सा और बता देता हूँ कि बाद के 4 ग्रहों को ही गैसीय ग्रह भी कहा जाता है। और दोस्तों प्रथम 4 ग्रहों को हम जो है ठोस ग्रह कहते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी जानकारी आपको याद रखनी है। चलिए प्रश्न नंबर लगाते हैं हम नेक्स्ट। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? ऊँट के हिसाब से आपको आंसर चुनना है। अशोक ने 361 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। कौन नहीं इस पॉइंट को जानता होगा? 361 में तो नहीं लड़ा था, 261 ईस्वी पूर्व में यह युद्ध लड़ा गया था। अशोक के प्रमुख अभिलेख 13 में कलिंग युद्ध का उल्लेख किया गया है। तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है। तो केवल यहाँ पर 2 वाला कथन सही है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर देखिए 14 है, करंट का प्रश्न है। हाल ही में हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा मिला है। यह समुदाय निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। याद रखना है, हट्टी समुदाय हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और एसटी का इसको दर्जा दिया गया है। प्रश्न नंबर लगाइए 15। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर वर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है ये भी। 2024 के लिए इस दिवस का थीम क्या है? चारों ऑप्शन को देख लीजिए। तो डी राइट आंसर है, ऑफरन लाइव मैटर। इसी प्रकार के कुछ प्रश्न आपको आरओ में देखने को मिलेंगे जिनका हमको कुछ अता पता नहीं रहेगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ध्यान से तैयार कर लेना है भाई। प्रश्न नंबर 16 है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। ये आपको डिसाइड करना है, क्या उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है हरित क्रांति का साक्षी रहा है, यह पॉइंट बिल्कुल सही है। तो 2 वाला सही है, परंतु पहले वाला पॉइंट यहाँ पर सही नहीं है। तो केवल सेकंड सही है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, ऐसा कहा नहीं जा सकता, इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर लगाइए आप 17। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? रिपीट प्रश्न होता रहता है परीक्षा में ये। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 कृषि जलवायु क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर देना है। साम्राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी। समाज में प्रथा का प्रचलन था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, केवल फर्स्ट वाला सही है। विजयनगर साम्राज्य में पर्दा प्रथा का प्रचलन बिल्कुल भी नहीं था और यह साम्राज्य जो है कृषि पर आश्रित था। ये अच्छा पॉइंट है। चलिए प्रश्न नंबर देखिए 19। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित किया था? अलाउद्दीन खिलजी, मुर्शिद कुली खान, अकबर, ज़ैनुल आबिदीन। तो ए राइट आंसर है, अलाउद्दीन खिलजी। प्रश्न नंबर 20 है, रीजनिंग का प्रश्न है ये। निम्नलिखित चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। त्रिभुज हमें यहाँ पर काउंट करने हैं, थोड़ा सा आप समय लीजिए और काउंट कर दीजिए। देखिए किस प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे। सबसे पहले एक बड़ा त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। एक त्रिभुज हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में इस प्रकार लाइन खींचिए, 2 3 4 हो चुके हैं। 4 के बाद में फिर इस प्रकार लाइन खींचिए और बनाइए। 3 आपको यहाँ देखने को मिल गए हैं, तो 7 हो चुके हैं और एक ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो 8 त्रिभुज जो है इसके अंदर है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाते हैं।
प्रचुर का जैसा संबंध दुर्बल से है, उसी प्रकार आगमन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो प्रश्न गलत नहीं करना है। यदि आपकी हिंदी अच्छी है तो प्रश्न को बिल्कुल सही कर देना है भाई आपको। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, प्रस्थान। देखिए, इसको नोट भी कर लीजिए यदि जिन विद्यार्थियों को नहीं पता है। प्रचुर का विलोम शब्द होता है दुर्बल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। तो आगमन का विलोम शब्द होगा प्रस्थान। तो सी ही यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। अभिकथन और कारण से संबंधित प्रश्न है ये। भारत में विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटे में करती हैं। कारण, भारत में विद्युत प्रणाली 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है। देखिए, ऑप्शन ए आएगा या फिर ऑप्शन बी आएगा, या सी डी में से कोई सा एक ऑप्शन यहाँ पर होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों सही है यहाँ पर। भारत में विद्युत प्रणाली 50 हर्ट्ज आवृत्ति पर काम करती है और विद्युत खपत की गणना किलोवाट घंटे में की जाती है। प्रश्न नंबर लगाइए आप 23। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। आरओ में जो प्रश्न पूछा गया था, देखिए आपने कितना प्रश्न का एनालिसिस किया है। यदि किया है तो इस प्रश्न को तैयार किया है या नहीं किया है। दोबारा से प्रश्न आ रहा है तो गलत नहीं करना चाहिए। और मैंने प्रैक्टिस सेट में पीछे जो सेट हम करा रहे हैं उसमें मैंने इस प्रकार का प्रश्न आपको कराया था भी। 6 फीट यहाँ पर कहा गया है, तो 6 फीट को आप यहाँ पर लिख लीजिए। और ये कहा गया है कि नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी। तो सबसे पहले 6 फीट को आपको मीटर में बनाना होगा। 1 फीट का मान कितना होता है, 0.305 मीटर जो है होता है। तो यहाँ पर रख दीजिए 6 गुना 0.35 मीटर। अब आप इसकी गुना कर लीजिए। 6 पंजे 30 हो जाएगा, 0 लगी हुई है तो पूरा आएगा, और 36 18 आएगा। पॉइंट जो 3 अंकों के बाद लग रही है, 3 अंक के बाद लगा दीजिए, यानी कि 1.830, और यहाँ पर हो जाएगा मीटर। अब हमको बताना है नैनोमीटर में आंसर। तो आपको पता रहना चाहिए कि 1 मीटर बराबर कितने नैनोमीटर होते हैं। तो 1 मीटर बराबर जो है 10⁹ नैनोमीटर जो है होते हैं। तो 1 नैनोमीटर जो है होता है, 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर जो है होता है। तो यहाँ पर 1 मीटर के स्थान पर इस वैल्यू को रख दीजिए 1.830, तो 10⁹ नैनोमीटर। अब ऑप्शन में देखिए आपको 183 लिखा हुआ है और 10⁶ नैनोमीटर, 183 10�৭ नैनोमीटर लिखा हुआ है। तो आप जो पॉइंट को यहाँ पर सरका लीजिए, 2 पॉइंट आप इधर सरकाएंगे 183.0, तो यहाँ पर हो जाएगा 10⁻7 नैनोमीटर। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को जो है करना है। तो आपको वैल्यू यहाँ पर याद रखनी है कि 1 फीट का मान जो है 0.305 मीटर जो है होता है, तभी जा कर के आप क्वेश्चन को हल कर पाओगे। और 1 मीटर का मान भी याद रखना है, इसका मान जो होता है 10⁹ नैनोमीटर जो है होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 24। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, सोनार तकनीकी का जो है प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर लगाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं उन्हें पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत का महान्यायवादी, राज्यों के राज्यपाल, यानी कि राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति भी कर सकते हैं और इनको पद से हटा भी सकते हैं। तो तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं, डी राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर लगाते हैं 26। देखिए हम सभी टॉपिक से प्रश्नों को शामिल कर लेते हैं एक ही क्लास में, इसलिए हमारी क्लास जो है अच्छे प्रश्नों से सम्मिलित होती हैं। प्रश्न नंबर 26, उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य निर्वाचित एवं मनोनीत भाग लेते हैं। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। तो पहले वाला स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है। राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण यह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। तो यह भी सही है, सी राइट आंसर है। दोनों कथन यहाँ पर सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर लगाते हैं 27। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष या 60 वर्ष जो भी पहले हो की आयु तक होता है। यह केंद्र सरकार के लेखकों से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं। यही आरओ का पैटर्न है भाई, इसी प्रकार प्रश्न आपको लगाने हैं। तो 27 का आंसर हो जाएगा केवल, ऑप्शन ए राइट आंसर है। केवल फर्स्ट वाला पॉइंट यहाँ पर सही है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का जो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। यह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित अपनी रिपोर्ट प्रधानमंत्री को नहीं, किसको सौंपते हैं, राष्ट्रपति जी को सौंपते हैं, जो उसको संसद के पटल पर रखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लगाते हैं। मिलान संबंधी यह प्रश्न है। सूची फर्स्ट में जिले हैं और सूची सेकंड में प्रसिद्ध। यहाँ पर समान दिए गए हैं। इससे भी संबंधित प्रश्न आया था, आपने देखा होगा, काला नमक चावल परीक्षा में पूछा गया था। तो यह संबंधित है सिद्धार्थनगर जिले से। तो डी का 1 आप लिख दीजिए। और पीतल के बर्तन मुरादाबाद, तो 2 आएगा। घरेलू सामान बागपत, तो 3 आएगा। कालीन मिर्ज़ापुर, तो यहाँ पर 4 आएगा। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को ही आपको तैयार भाई करना है। चलिए इसको देख लीजिए अच्छे से कि घरेलू सामान के लिए जो प्रसिद्ध जिला है वो है बागपत। नोट भी कर सकते हो, शायद अन्य पॉइंट सभी विद्यार्थी करीबन जानते ही होंगे। प्रश्न नंबर 29 है, करंट का प्रश्न है यह भी। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग सैटेलाइट सेंटर उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक केंद्र स्थापित किया गया। जोधपुर, जबलपुर, कानपुर, प्रयागराज। तो सी राइट आंसर है। कानपुर में यह स्थापित किया गया है। उत्तर भारत का पहला अत्याधुनिक केंद्र है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हेयरिंग सैटेलाइट सेंटर है ये। प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस स्थान पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत में बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? मथुरा, देहरादून, जयपुर, इंदौर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मथुरा में। बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, और ये किया गया है मथुरा में। प्रश्न नंबर 31 है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सभी जानते हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर है, अरविंद पनगड़िया को। प्रश्न नंबर नेक्स्ट लगाइए। करंट का प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा हाल ही में चर्चा में देखा गया था। इसका उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया है? अयोध्या, पटना, कानपुर, गोरखपुर। तो यह जो उत्तर प्रदेश के बजट में भी इससे संबंधित पॉइंट शामिल किया गया है, तो याद रखना है इसका उद्घाटन किया गया है अयोध्या में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अयोध्या लिखा जाए या फिर फैजाबाद। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। क्लास आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा भाई। प्रश्न नंबर 33,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सत्य कथन चुनें। मई 2024 में 10वें विश्व जल सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया। इस सम्मेलन की विषय वस्तु साझा समृद्धि के लिए जल थी। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दोनों कथन यहाँ पर सही है। 10वें विश्व जल सम्मेलन का आयोजन इंडोनेशिया में किया गया और इसके थीम को भी आपको याद कर लेना है भाई। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं 34। निम्न में से किस रोग को एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता? कुष्ठ, टिटनेस, खसरा, हैजा। तो सी राइट आंसर है, मिजल्स। खसरा को जो है एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि खसरा जो है वायरस जनित जो है रोग है ये। प्रश्न नंबर देखते हैं 35। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए वन आच्छादन हेतु न्यूनतम संस्तुति भूमि क्षेत्र है। तो संस्तुति भूमि क्षेत्र कितना है? तो यह है 33%। ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान, उद्यान से होकर बहने वाली नदी, इम्पोर्टेंट है ये भी, पर्यावरण संबंधित ये प्रश्न थे दोनों। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान रामगंगा एवं कोसी नदी दिया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कुंती पूजा। उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? तो पहले वाला सही सुमेलित है और तीसरे वाला सही सुमेलित है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, यहाँ से मानस नदी होकर नहीं बहती है। यदि ब्रह्मपुत्र नदी दिया होता तो सही हो जाता। चलिए प्रश्न नंबर देखिए नेक्स्ट, मिलान संबंधी ये प्रश्न है। सूची फर्स्ट में डेल्टा प्रकार है और सूची सेकंड में नदी दी गई है। चापाकल डेल्टा किससे संबंधित है? राइन नदी से। ए का 2। पंजाकर डेल्टा, देखिए ये तो जानते ही होंगे कि पंजाकर डेल्टा मिसिसिपी नदी से संबंधित है, तो बी का 4 आएगा और बी का 4 केवल ऑप्शन बी में है, तो ये सभी का यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। आर में कुछ पर्सन ऐसे आए थे भी जो केवल एक ही पॉइंट से बिल्कुल करेक्ट होते जा रहे थे। जवाहर नदमुखी डेल्टा, हंसन नदी और दंताकार डेल्टा टाइबर नदी, सभी को नोट कर लेना है और याद कर लेना है। ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है। वीडियो का लास्ट और अंतिम प्रश्न है। जो चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो बिल्कुल आरओ को ध्यान में रखते हुए ही देखने को मिलेंगी। कड़ी मेहनत के साथ में जो है आरओ एग्जाम को हमें निकालना है। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद किस वेद से समृद्ध सही सुमेलित है? तो मैंने इस प्रकार का प्रश्न अभी की क्लास में आपको करा था। अभी उपवेद और वेद यहाँ पर दिया गया है, तो सही आंसर है ऑप्शन सी। सी चुनने वालों का सही हो जाएगा। धनुर्वेद, यजुर्वेद आएगा। धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है, जबकि सभी को जान लेते हैं आयुर्वेद ऋग्वेद संबंधित है और शिल्पवेद ये अर्थवेद संबंधित है और गंधर्ववेद सामवेद से संबंधित वेद हैं, यानी कि ये इनके उपवेद हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 38% कवर किए थे। क्लास आपको जैसी भी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।